ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हेलो बच्चों, आज हम मनुष्यों में पाचन को विस्तार में जानेंगे। जैसा कि हम जानते ही हैं, पाचन के द्वारा हमारे द्वारा खाए गए जटिल तत्व सरल तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के जटिल पदार्थ सरल तत्वों में कैसे बदल जाते हैं? तो ये रासायनिक परिवर्तन द्वारा परिवर्तित होते हैं। जटिल भोजन सरल तत्वों में बदल जाते हैं, यानी कि जटिल कण टूटकर नए तत्व बनाते हैं। कौन इन रासायनिक परिवर्तन को भोजन में बदलता है? चलिए हम पाचन की क्रिया को विस्तार में जानते हैं। जब भोजन आहार नाल यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरता है, विभिन्न रसायन भोजन कणों पर प्रतिक्रिया करते हैं। मुख गुहिका के विभिन्न भाग एक ऐसा तरल स्रावित करते हैं जिनमें ये रसायन होते हैं, और हम इस तरल को पाचक रस कह सकते हैं, क्योंकि ये भोजन को विघटित करके पाचन करता है। पाचक रसों में एक तरह का रसायन होता है जो एंजाइम कहलाता है, जो कि जटिल भोजन को सरल कणों में बदलता है। अब पाचन की प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होता है? भोजन में विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विभिन्न रसायन होते हैं। विभिन्न पोषक तत्व विभिन्न रसायनों के साथ इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए वे विभिन्न सरल तत्वों में विघटित हो जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स विघटित होकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं, प्रोटीन्स विघटित होकर सरल एमिनो एसिड में बदल जाते हैं, फैट्स विघटित होकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। अब ये क्रिया कहां संपन्न होती है? मुख गुहिका में। ये मुंह से शुरू होकर गुदा पर खत्म होती है। मुख गुहिका को आहार नलिका या एलिमेंटरी कैनल भी कहते हैं। तो चलिए हम शुरुआत से देखते हैं। जब हम भोजन को चबाते हैं, इसमें लार यानी कि सलाइवा मिल जाता है। सलाइवा ग्लैंड्स मुंह से सलाइवा स्रावित करते हैं। क्या सलाइवा हमारे किसी काम आता है? सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च का विखंडन करते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि सलाइवा खाने को भी लसलसा यानी कि स्लिमी बनाते हैं, ताकि ये आहार नलिका और ग्रासिका से आसानी से गुजर सके। भोजन मुंह से लंबी नलीनुमा ग्रासिका से होकर आमाशय में पहुंचता है। भोजन आमाशय में कैसे पहुंचता है? ग्रासिका की दीवार की संकुचन और प्रसारण से तरंगनुमा गति होती है, जो भोजन को नीचे की ओर आमाशय में धकेलता है। अब भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय एक थैलीनुमा संरचना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका आकार चपटे यू के समान होता है। इसके एक सिरे पर ग्रासिका से भोजन आता है और दूसरा सिरा क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। आप जानते हैं, आमाशय की भीतरी दीवार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है, जो ऐसे माइक्रोब्स को मारता है जो भोजन के साथ यहां पहुंच जाते हैं और भोजन को एसिडिक बनाकर भोजन को पाचन लायक बनाता है। आमाशय एसिड स्रावित करता है, फिर ये हमारे आमाशय पर असर क्यों नहीं डालता है? तो आमाशय की भीतरी परत म्यूकस स्रावित करती है, जो हमारे आमाशय को सुरक्षित रखता है। भीतरी भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है, जो प्रोटीन और फैट के पाचन में मदद करते हैं। लेकिन भोजन का आमाशय में पूरी तरह पाचन नहीं होता है। आमाशय का आधा पचा भोजन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। इस अधपचे भोजन को काइम या अम्लान्न कहते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद पाचक रस भोजन का विखंडन करने लगते हैं। स्वस्थ यकृत यानी कि लिवर अच्छे पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन खाना लिवर में से होकर नहीं गुजरता। फिर ये पाचन में कैसे मदद करता है? लिवर एक रसायन स्रावित करता है जिसे पित्त रस यानी कि बाइल जूस कहते हैं, जो फैट यानी कि वसा के पाचन में मदद करता है। लिवर एक भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट यानी कि एब्डमन के दाईं ओर होता है।
ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला बाइल जूस एक सैक या थैले में संग्रहित रहता है, जिसे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहां पर एक और ग्रंथि होती है जो पाचक रस स्रावित करके पाचन में मदद करती है। ये पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय कहलाता है। पैंक्रियाज एक बड़ी क्रीम कलर की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होता है। पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर क्रिया करता है और उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। पैंक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में इस छोटे से पाइपनुमा रास्ते से जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस और पैंक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को विघटित करने वाले एंजाइम्स होते हैं। पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा होता है। तो आखिर में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, प्रोटीन्स एमिनो एसिड में बदल जाते हैं, फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। अभी भी बचे हुए पोषक तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहते हैं। ये शरीर के दूसरे भागों और कोशिकाओं तक कैसे पहुंचते हैं? पोषक तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो रक्त वाहिकाओं से भरी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी भित्ति में उंगली के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें रसांकुर यानी कि विली कहते हैं। प्रत्येक विलस में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। आप पूछ सकते हैं कि विलस की संरचना उंगली के समान क्यों होती है? क्योंकि उंगली के समान संरचना से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इस तरह यहां पर ज्यादा ब्लड वेसल्स हो सकती है। विली में पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन विली से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। पचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, वह बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से पानी अवशोषित कर लेता है। पानी के अवशोषण के बाद अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के अंत में स्थित थैलेनुमा संरचना यानी रेक्टम में जमा हो जाता है। इस अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड को मल या फेसिस या स्टूल कहते हैं। समय समय पर ये फेकल मैटर एनस या गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि पाचन नली यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंटरी कैनल में कौन कौन से भाग होते हैं। मुख, ग्रासिका यानी कि ओसोफेगस, आमाशय यानी कि स्टमक, क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और इनके साथ ही मलाशय और गुदा भी होते हैं। आहार नलिका और उससे संबंधित ग्रंथियां, लिवर, पैंक्रियाज ये सब मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।